अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम तरह सियासी दबाव के बावजूद अभी तक तो हुकूमत से अगले इलेक्शन की तारीख नहीं ले सकी है, बल्कि अब तो इमरान खान को इलेक्शन मार्च अप्रैल में भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था, पेशन गोई की थी कि उन्हें लग रहा है कि आम इंतखाबात मार्च अप्रैल में होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत की अफवाहें तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। टेक्नोक्रेट्स मुख्तलिफ शोबों के वो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका सियासत से तो कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि उन्हें अपनी काबिलियत और तजुर्बे की बुनियाद पर किसी शोबे की जिम्मेदारी दे दी जाती है, लेकिन ये अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाकर मुल्क के साथ एक और तजुर्बा करने की कोशिश की जा रही है। PTI के रहनुमा असद कैसर कह रहे हैं कि हुकूमत से बैकडोर राब्ते हैं, जिसमें गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान फौरी इलेक्शन की बजाय एक तवील मुद्दती उबूरी हुकूमत की तजवीज़ दी गई है। अब हुकूमती लोगों का ये मानना है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन अफवाहों की तरदीद करते हुए वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी ये कहा है कि टेक्नोक्रेट सेटअप एक गैर आइनी सेटअप है। असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के बाद एक निगरान हुकूमत आएगी। आइन वाज़े है, अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ टूट जाती हैं, तहलील हो जाती हैं, तो 90 दिन में इलेक्शंस होंगे। वक्त के मुताबिक 60 रोज़ में इलेक्शंस होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेक्नोक्रेट्स हुकूमत की अफवाहें आखिर कौन फैला रहा है, किसी ख़ास एजेंडे के तहत फैलाई जा रही हैं, क्यों फैलाई जा रही हैं। नाज़रीन, पंजाब के महाज पर PTI को असम्बलियाँ तहलील करने से पहले एतमाद का वोट हासिल करना है। एतमाद का वोट 11 जनवरी से लेना है या बाद में, इसका फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में हो जाएगा। कौमी असम्बली में PTI अरकान के इस्तीफ़ों को मंजूर करने पर स्पीकर कौमी असम्बली नहीं माने। तहरीक इंसाफ राजा परवेज़ अशरफ के इस फैसले को आइन और कानून की बजाय सियासी करार दे रही है। उसी पर कप्तान को स्पीकर से खुफिया राब्ते करने वाले पार्टी अरकान की तलाश है, जिसका टास्क उन्होंने असद कैसर को दिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ PTI में टूट फूट की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ये दावा कर रहे हैं कि PTI मेंबरान असम्बली की बड़ी तादाद इमरान खान का साथ छोड़ चुकी है। इमरान खान की जमहूरी निज़ाम के खिलाफ साजिश पर PTI में दरारें खुलकर सामने आ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और असद उमर स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करने वाले वफ़द से लाताल्लुक़ रहे। नैयर बुखारी सीनियर सियासतदान हैं, इनके दावों में कितनी हकीकत है? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सफ़ बंदियाँ हो रही हैं? मैं बात करूँगी, इसी के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब आपका। नैयर साहब, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ते करके ये कह रहे हैं कि वो रिज़ाइन नहीं करना चाहते हैं, उन पर दबाव है, मजबूरी है, लिहाजा उनके जो रेजिग्नेशंस हैं वो एक्सेप्ट ना किए जाएँ? ऑब्वियसली कल जो मीटिंग हुई, एक प्रपोज मीटिंग थी जो डेलीगेशन लीड करके जाना था शाह महमूद कुरैशी ने। हाँ। और अपॉइंटमेंट भी स्पीकर से उन्होंने मांगी थी, और एंड वक्त पे वो नहीं आए और प्रोफेसर खटक नहीं आए, असद उमर भी नहीं आए, और असद कैसर को भेज दिया गया। और उस पर मीटिंग के दौरान स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने उनको कैटेगरिकली बताया कि कौन कौन से लोग आज हाजिरियां भी लगा रहे हैं नेशनल असम्बली में, एप्लीकेशन भी भेज रहे हैं लीव की। हाजिरियां भी लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? लीव एप्लीकेशन भी भेज रहे हैं। अच्छा। मेंबर्स ने, और कुछ ने, इट इज रिपोर्टेड इन द प्रेस टुडे आल्सो, और कुछ लोगों ने कहा कि हम तो रेजिग्नेशन हमने दिया ही नहीं, कुछ ने कहा हमारे सिग्नेचर्स नहीं है उन पे। और राजा साहब ने और उनके स्टाफ ने पहले एग्जामिन किया कि जो असेंबली का रोल साइन होता है, जब कोई मेंबर रोल देता है तो रोल भी साइन करता है। तो बहुत सारे रेजिग्नेशंस आए हैं, उनकी कंपैरिजन किया गया तो वो उनके सिग्नेचर्स उसको मुताबिकत नहीं रखते। अच्छा। तो राजा साहब ने खुल के सारी बातें बताई। फिर आज अखबारात में कि उन्होंने आपको नाम पूछने शुरू कर दिए कि कौन, मतलब कि राजा साहब ने डिटेल में सारी बात और उन लोगों के नाम असद कैसर साहब को बता दिए हैं, उनको बता दिए कि लोग हमें अप्रोच करें, देयर इज अ रीजन। और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है कि हैंड रिटन रेजिग्नेशन होना चाहिए। ये स्टीरियोटाइप हुआ
रेजिग्नेशन इन्होंने कहा, इन्होंने जमा करवाए और फिर असेंबली में भी या तो हर इंडिविजुअल खड़ा होकर कहता किसी ने इख्तियार शाह महमूद कुरैशी को तो नहीं दिया, अनाउंसमेंट तो उसकी थी और रेजिग्नेशन का इख्तियार भी किसी नहीं दिया सकता है। ये बजरिया अटॉर्नी रेजिग्नेशन होता भी नहीं है, रेजिग्नेशन इन पर्सन होता है, हैंड रिटन होता है। और जब और ऐसा भी जरूरी है कि इंडिविजुअली ही स्पीकर साहब के पास जाएं और अपने इसको वेरीफाई करें, तस्दीक करें कि हाँ ये मेरा ही रेजिग्नेशन है, मेरे ही सिग्नेचर है। ऑफ कोर्स जब स्पीकर को इस बात पर डाउट हो कि ये वॉलंटरीली नहीं दिया गया, ये अंडर कॉर्शन है या ये जेन्युइन नहीं है, तो स्पीकर का ये राइट बनता है अंडर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक सेनेटर साहब, जब मैं चेयरमैन सेनेट था तो बैरून मुल्क थे, उनकी जमात ने आके मुझे रेजिग्नेशन दिया। अच्छा। तो मैंने तो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही किया। तो मैंने फिर ऑफिस से कहा कि उस कंसर्न सेनेटर से बात कराओ मेरी। अच्छा। फिर मैंने खुद बात की उस सेनेटर से, उस सेनेटर का नाम भी बताता हूँ, सैयद मुस्तफ़ा कमाल का। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब उनका, ही वाज इन दुबई। तो मैंने वेरीफाई किया पर्सनली और फिर मैंने वो नोट दिया उस फाइल पे कि आई टॉक टू द सेनेटर पर्सनली एंड ही हैज सेड दैट ही हैज रिजाइन्ड इट। तो बात ये है कि इसमें क्या कबात है, इसमें क्या मजबूरी क्या है, बुराई क्या है, मुझे ये बता दो। एक बंदा कहता है कि मैंने ये काम कर दिया है या नहीं किया है, अगर कर दिया तो जाके बता दे। एक बात तो बड़ी ऑब्वियस है ना कि अगर वो अपने रेजिग्नेशंस को वाकई मानते हैं तो फिर लीव देने का, छुट्टी की दरखास्त देने का कोई तुक बनता नहीं है। ये राजा आज आई रेड इन द पेपर्स टुडे कि राजा साहब ने कैटेगोरिकली इनको बताया कि कितने लोग मुझे अप्रोच। मुझे ये बताएं कि एक चीज के बारे में मेरा मौक़िफ़ है कि ये मैंने की है और कंसर्न फोरम पे मैं जाके उसको बयान करने से क्यों कासिर हूं? मैं जाके बयान दे। बिल्कुल। अब ये रेजोल्यूशन मेरा इसका मतलब है बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी रुकनियत से इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते। एक आध रुकन ने तो कराची सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी तो मैंने रिजाइन नहीं किया। अच्छा, वो किसने फाइल की थी? तो एक मैंने थे जिसका मैटर अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ था। अच्छा। तो ये देखे ना, ये क्यों, मुझे ये बताएं इसमें कोई जुर्म है, कोई गुनाह है, कोई इल्लीगैलिटी है? राजा तो ये लोग, इनको तनख्वाहें भी मिल रही हैं नैयर साहब, ये लोग अपनी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, सरकारी वो पार्लियामेंट लॉजेस में भी रह रहे हैं। अलाउंसेस अगर सेशन अटेंड ना करो तो अलाउंस नहीं मिलता। अच्छा। पे ऑटोमेटिकली जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। हर एमएनए को जो उसकी मंथली सैलरी है ना, मतलब कि ये हुआ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने रेजिग्नेशंस दिए, जिनके एक्सेप्ट नहीं हुए, उनके अकाउंट्स में मंथली सैलरीज जा रही हैं, एक्सेप्ट उस चीज के जो सेशन होता है। ज़ाहिर है सेशन में तो वो नहीं आ रहे तो वो अलाउंस तो नहीं मिलेगा, मंथली सैलरीज तो जा रही है ना। ये देख रहे हैं, ये 2014 में जो इन्होंने रिजाइन किए थे और ये रेजिग्नेशन के बाद दोबारा असेंबली में वापस आ गए थे। हाँ। और रेजिग्नेशन का इनका यही मौक़िफ़ था। उस अरसे में भी इमरान खान खुद तनख्वाह लेता रहा। आप वो जो साबका दौर में मियां नवाज शरीफ के दौर में इन्होंने रिजाइन किया था, वो रिकॉर्ड निकलवा के देख लें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब इमरान खान साहब ने डिटेल्स तो मंगवाई हैं, असद कैसर साहब अब नाम बताएंगे। अब देखना है कि खान साहब उसके हवाले से क्या पॉलिसी रखते हैं। अच्छा, ये जो टेक्नोक्रेट्स हुकूमत की बातें हो रही हैं, ये भी असद कैसर साहब ने कहा है कि उन्हें ये तजवीज़ आई है हुकूमत की तरफ से कि इस तरह की चीज़ भी हो सकती है, इस पर भी गौर हो सकता है, हम कर रहे हैं, और एक लंबी उबूरी निगरान हुकूमत सेटअप लाने पर भी गौर हो रहा है। कि ऐसी चीज़ कोई डिस्कस हो रही है हुकूमती हलकों में? तब तक नहीं। असद कैसर साहब ना तो उस नेगोशिएटिंग मीटिंग के उस लेवल पे ही नहीं है जमात में। वहाँ पे मैटर कर रहा है इमरान खान खुद, और वो असद उमर को और शाह महमूद कुरैशी तक नेगोशिएटिंग टीम जब भी कभी हुई है तो वो होती है। और उन्हीं के रास्ते जो 25 मई वाला सिलसिला था वो भी सामने है कि वो उनकी मुलाकात गवर्नमेंट की टीम से, जिसमें यूसुफ गिलानी और कुछ हयात साहब वगैरह थे, उनके साथ इनकी मीटिंग। असद कैसर साहब ने देखें जी, ये खुद स्पीकर रहे हैं, उनसे पूछे कि पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की कोई प्रोविजन है? बिल्कुल नहीं, वो मशवरा तो नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं बल्कि उल्टा उन्हें वो भी से गैर आईनी बोल रहे हैं, वो भी गैर आईनी कह रहे हैं उन्हें प्रपोजल आया है हुकूमत की तरफ से। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल क्यों देगी?
बात बड़ी सीधी सी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक असेंबली का पीरियड मुतय्यन है और एक आर्टिकल 232 है जिसमें एक्सटेंशन की बात है, लेकिन वो भी असेंबली हाउस की अप्रूवल चाहिए। इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, वो बोथ हाउस की अप्रूवल चाहिए। लेकिन वो तो ये पीटीआई तो ये मलबा भी सारा एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दे के कह रहे हैं कि अगर ये इस तरह हुआ तो मलबा सारा एस्टेब्लिशमेंट पर ही आएगा, आप लोगों का कसूर होगा। देखिए बात बड़ी थी, वो एस्टेब्लिशमेंट को वैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं। जब एस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट कर रही थी तो उनके गीत गाते थे, एक पेज की रश खत्म होती थी और इतनी हिम्मत थी तो जनरल बाजवा को सैक कर देते ना अगर इनका अख्तियार था। ही वॉज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जरूरत तो नहीं हुई। ये सारी गुफ्तगू 29 अप्रैल के बाद की वो कर रहे हैं, अब वो गुफ्तगू कर रहे हैं। सही तो बात और लंबा केयर टेकर सेटअप ऐसा भी कोई मामला ज़ेरे गौर नहीं है और ना ही ऐसा होगा। ज़ेरे गौर हो ये तो देखिए हो नहीं सकता ना, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। असेंबली डिसॉल्व हो 90 डेज के अंदर इलेक्शन, असेंबली मुद्दत पूरी करे तो 60 डेज के अंदर इलेक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट करना चाहता, कोई बेस में रखना चाहता तो कम अज कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा 77 ऑनवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने के खिलाफ जदोजहद किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नईर हुसैन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। अंदलीब साहिबा, अब तो ये बात वाजे हो गई, खुलकर सामने आ गई कि वाकई तहरीक इंसाफ के लोग ही रिज़ाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वो लीव दिए हुए बैठे हैं और कह रहे हैं हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना किए जाए, हम तो छुट्टी पर हैं। और बास फ़ोन कर करके स्पीकर साहब को आपको कह रहे हैं, असद कैसर साहब को नाम भी राजा परवेज़ साहब ने बता दिए और खान साहब ने भी वो नाम मांग लिए हैं। तो ये बात तो वाजे खुलकर सामने आ गई है कि तहरीक इंसाफ के लोग ही इमरान खान की इस पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है कि हाँ हमें रिज़ाइन देकर पार्लियामेंट से बाहर बैठना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जिन स्पीकर की आप बात कर रहे हैं वो तो खुद जिसको कहते हैं अपने आप को झूठा साबित कर चुका है। ये वो स्पीकर है जो कह रहा है कि जी कानून में लिखा हुआ है कि जब तक कि आप इंडिविजुअली आके नहीं कहेंगे आप मुस्तफी नहीं है, और 11 बंदों को वो एक्सेप्ट कर चुका है। उन 11 के ऊपर इंतखाब हो चुके हैं, उन 11 के ऊपर नए एमएनएज आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि वो खुद एक झूठा और गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम कर चुका है। या तो वो आके कहे ना कि जी वो 11 जो थे वो गलत थे और मैंने कानून तोड़ा है, मैंने आईन तोड़ा है और मैंने 11 बंदों को डीसीट करके 11 जो नए एमएनएज हैं वो भी जाली हैं, फिर तो हम कोई बात करें। जब वो खुद मुर्तकिब हो चुका है, जो बातें वो कर रहा है उसके बिल्कुल बरखिलाफ, तो उसकी बात पे क्या यकीन करें, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों का उसने नाम लिया उन्होंने वीडियोस इशू कर दी। फॉर एग्जाम्पल नकई साहब, उनकी वीडियो तो सारे चैनल्स पे आ गई है। उन्होंने कहा मेरे मुतालिक बिल्कुल गलत कहा है। गुलाम बीबी भरबाना ने कहा मेरे मुतालिक बिल्कुल गलत कहा है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। जिस दिन से हमें कहा गया है उस दिन से हम बैठे हैं और तमाम वीडियोस तमाम चैनल्स ने दिखा दी है। नंबर 2। नंबर 3, आप इनका खौफ देखें। आज इनको मेरे ख्याल है 10वीं दफा अदालत से एक जिसको कहते हैं जन्नाटेदार चांटा रिसीव हुआ है कि इन्होंने जो इस्लामाबाद में जो 27 किलोमीटर का है काउंसलर के इलेक्शन से, उसमें हम बाद में बात करते हैं, पहले जरा रेजिग्नेशंस पे बात कर लेना। अगर वाकई तमाम लोग मुत्तफिक है रेजिग्नेशन देने पर तो इंडिविजुअली जाकर उसको वेरीफाई क्यों नहीं कर देते? उसका भी बड़ा साफ हुआ। पहली बात तो ये कि ये फिर माने ना कि 11 अगर इंडिविजुअली नहीं आए। मैं तो हैरान हूं मीडिया पे कि आपको चाहिए दिन रात इस बात को उछालना कि जी 11 बंदे ना आए, ना उन्होंने लिख के दिया, ना वो इंडिविजुअली गए, ना उन्होंने वो इज्तमाई तरीके से हमारे साथ आए थे उसी तरीके से एक्सेप्ट हो गए, उनको डीसीट भी किया गया, उनके इलेक्शन भी हो गए,
नए बंदे भी आ गए, ठीक है। इस बात को आपको दिन रात उछालना चाहिए कि भाई ये क्या आपने किया। अगर तो वो ये बात मान लेते हैं और कहते हैं कि जी हाँ वो हम वापस लेती हूँ, मैं अपने आप को पेश करता हूँ पुलिस के हवाले, FIR के हवाले, अदालत के हवाले, जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए, जिन लोगों के एक्सेप्ट हुए, जाहिर है वो राजी होंगे। अगर वो राजी नहीं होते, उनके भी जबरदस्ती होते, वो खुलकर सामने आ जाते। अब जिनके नाम राजा परवेज अशरफ बता रहे हैं कि फला फला हैं, मुझसे रब्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करो, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि हमने रेजिग्नेशन नहीं देना, हमने रिजाइन नहीं देना, हम लीव पर है। नंबर 1, नंबर 2, फिर महीने मंथली जो सैलरीज अकाउंट में जा रही हैं, फिर वो भी लेने से इनकार करें। नंबर 1, आपको बिल्कुल पता है, मैं तो खुद MNA हूं, मैं आपको चैलेंज करती हूं 123 बंदों के, क्योंकि क्या हुआ जिस दिन हम वहां से निकले वो जो ऑर्डर्स हैं वो इशू हो गए। जब इशू हो गए हमारे अकाउंट्स में एक पैसा बिल्कुल नहीं आया, और ये बात हम चैलेंज कर चुके हैं कितनी दफा स्पीकर साहब को कि प्रूव करें, क्योंकि स्पीकर तो सरकारी रिहाइश तो फिर सरकारी एक दफा उन्होंने नहीं दिखाई। तो सरकारी रिहाइश गाहों पे फिर क्यों रह रहे हैं? ये तो खान साहब ने भी अपने लोगों को कह दिया कि छोड़े आप लोग। कौन सरकारी? अरकाने कौमी असेंबली खान साहब ने नहीं कहा, उन्होंने बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी हैं। उन्होंने कहा है कि इसको अगर कोई भी वहां रह रहा है, बिल्कुल उन्होंने कहा, क्योंकि देखें हुआ क्या है, जिस दिन से ये हुआ है वहां इस्लामाबाद में जो लोग होते हैं उनको तो वो मिलता नहीं है सरकारी, वो तो अपने घरों में होते हैं। हाँ, अगर आप मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्रियल इनक्लेव में रह रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से सबने खाली कर दिए हुए। अगर किसी ने नहीं किया तो बिल्कुल उसको खाली करना चाहिए। जहां तक MNAs का ताल्लुक है, सारे जो इस्लामाबाद के MNAs हैं उनको तो नहीं मिलता, जो नहीं है। जैसे हम हैं, हम तो लाहौर में हैं, तब से अपने घरों में रह रहे हैं, हम तो इस्लामाबाद है ही नहीं, हम तो वजीराबाद हैं, हम हैं गुजरांवाला हैं, हम खारियां हैं, हम तो सड़कों पे हैं। सो वहां तो आपको पता है कि कोई वहां जो नहीं रहते वो आते हैं वहां रहने असेंबली के सेशन के लिए, वो तो है ही नहीं। और अगर इनके पास ये सारा हमारी तनख्वाहों के एक तो स्लिप होती है, सैलरी स्लिप, वो सारी इकट्ठी करके दिखा दें टीवी पे आके, ये इनके पास सारा रिकॉर्ड है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो इनके लोग हैं सारे वहां आवाम बैठी है, आप एक फोन करें, आप उनको कहें कि जी जो इन्होंने अप्रैल से लेके और दिसंबर तक इन्होंने तनख्वाहें ली 123 की, क्या 3 की उठा के देख लें, 20 की उठा के देख लें, 80 की उठा के देख लें। अगर ये प्रूव कर लें, इनके पास वो स्लिप्स हैं, फिर तो आप बात करें। मतलब झूठे हर जगह साबित हुए। सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे बार बार कह रही हूं, आप राजा परवेज अशरफ को पकड़ें। वो खुद कह रहे हैं कि मैंने 11 बंदे का नाम मेरे पास आए, ना उन्होंने रिजाइन किया, ना लिख के दिया, ना मैंने उनको अलग-अलग पूछा, और मैंने एक गैर कानूनी गैर आईनी काम किया। आपको चाहिए दिन रात उस पर शोर मचाएं कि जी वो खुद मान गया है कि जी मैंने 11 बंदों के साथ ये किया, या उसने 11 बंदों के साथ गलत काम किया, या उसने 113 बंदों के साथ गलत काम किया। फिर आप लोगों को इस पर इलेक्शन लड़ने नहीं चाहिए थे। अगर उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी काम वो किया है उन 11 इस्तीफों पर, फिर तो उस पर आप लोगों को इलेक्शन ही नहीं लड़ने चाहिए थे। क्यों खान साहब ने इलेक्शन लड़े? नहीं तो हम तो ये कह रहे हैं कि वो ठीक था, हम तो कह रहे हैं कि अब मतलब हमने तो दे दिए, हम वो हमारे मौकफ से उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, उन्होंने हमारा मौकफ माना, उन्होंने कहा ठीक है अगर नहीं भी आते 11 और नहीं इंडिविजुअली मिलते और नहीं लिख के देते तो वो सबकी बात नहीं कर रहे। सुने, तो जब वो मान गए, दिलीप साहिबा वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो उनको फोन करके मना कर रहे हैं, जो उनसे मिलकर उनको मना कर रहे हैं, जो उनको अपनी लीव भिजवा रहे हैं, वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं तो बड़ी आराम से आपको कह रही हूं कि जब एक बंदे ने इतना बड़ा झूठ बोला है और कानून तोड़ा है और आईन तोड़ा है और कह रहा है कि मैं सैलरीज भी दे रहा हूं, और उसके पास एक स्लिप नहीं है सैलरी की, वो तो हमें बदनाम कर दे सैलरी स्लिप्स दिखा के। एक दफा 9 महीने में नहीं दिखाई। और जो बंदा खुद हमारी और सारी आपके चैनल दिखा रहे हैं हमारी वीडियोस हमारे बंदों की, आसिफ नकई साहब, तालिब नकई साहब की और गुलाम बीबी परवाना की, कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है उसकी क्रेडिबिलिटी। सही। अच्छा, ये जो लंबी निगरान हुकूमत की बातें हो रही हैं, ये कोई खास प्रोपेगेंडा है, कोई खास प्लानिंग है? आप लोग तो कह रहे हैं, असद कैसर साहब कह रहे हैं कि मुझे हुकूमत की तरफ से ही प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसे डिनाई कर रही है।
तो ये क्यों, कौन है जिसका इसमें फ़ायदा है, जो ये सारी चीज़ें प्रोपेगेट कर रहा है? अगर ऐसा होता है तो आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, जो भी ये करने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसको टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कह लें, चाहे उसको नेशनल गवर्नमेंट कह लें, चाहे उसको जो भी कह लें आप, ये गैर आईनी है और ये गैर कानूनी है, और हम हर गैर आईनी गैर कानूनी के खिलाफ डट के रहेंगे। हाँ, अब हुकूमत का आपको ये पता है कि वो रात को सोए होते हैं, और अगर कोई दूर से भी आवाज आ जाए ना इंतखाब की, तो वो चीखते हैं नहीं ये नहीं होगा। इस किस्म की उनको जो एक, अभी देखें अभी क्या हो रहा है इस वक्त, जब मैं बात कर रही हूँ आपसे और हुक्म आ गया अदालत का कि जी इंतखाबात होने इस्लामाबाद के बल्दियाती, तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कभी नहीं होंगे ये, तो हम इंतखाबात 4-5 महीने नहीं होने देंगे। यानी वो पहले ही अदालती जो है फैसला है वो रद्द कर चुके हैं, और ये नहीं कह रहे, और कह रहे क्या, मैं तो सिक्योरिटी नहीं दूंगा, मैं तो ये नहीं दूंगा। तो आप लोग तैयार हैं सुबह के इलेक्शन के लिए? 4 महीने नहीं दूंगा। हम तो सुबह के इलेक्शन के लिए पिछले 3 महीने से लड़ रहे, हर अदालत में गए हैं और हमने ही ये केस जीता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये कर रहे हैं ना, ये शाजिया, अगर वो ही खड़े नहीं करेंगे अपने नुमाइंदे, फिर तो इलेक्शन नहीं होगा ना। 2.5 वोट भी मिलना था, फिर तो इलेक्शन नहीं होगा, तो फिर बिला इंतखाब मुंतखब हो जाएंगे, फिर अनअपोज जीत जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड करता है ना कि वो इसको मानता है या नहीं मानता होगा, डिपेंड्स। तो इलेक्शन कमीशन तो आपको पता है कि वो शाह से ज्यादा शाह का वफादार है। वो PMLN E है, यानी PMLN का इलेक्शन कमीशन है। तो उनका तो आपको पता है, मतलब इतनी कोई, मैं क्या कहूं, मतलब 10 ऐसे डिसीजंस हैं जो इन्होंने हमारे खिलाफ दिए, और 10 पे 10 पे अदालत ने उठा के वो फेंके हैं। इससे बड़ी आपको क्या, मैं तो नहीं कर रही है, ये अदालत कर रही है, ये हमारी पार्टी तो नहीं कह रही। हमारी पार्टी का एक मौकफ है कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, और ये हमेशा उसको रद्द कर देते हैं। जब रद्द कर देते हैं तो हम अदालत जाते हैं, अदालत जो है वो इनको रद्द कर देती है। इससे अंजलि साहिबा मिलेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। महंगाई के खिलाफ आप लोग जो एहतजाजी मार्च अपना कर रहे हैं, मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं, किस नौयत की ये तहरीक है? खान साहब इसको लीड करने जा रहे हैं, वो इसको कब लीड करेंगे? इससे मोटिव क्या है? क्या इससे आपका मसला हल होगा? ना महंगाई कम हो जाएगी आप लोगों के प्रेशर से? इलेक्शंस की डेट तो आप लोग ले नहीं सके, तो महंगाई क्या कम कराएंगे आप लोग? या सिर्फ अपने आप को अब एक्टिव रखने के लिए, कुछ और है नहीं करने को? इलेक्शंस की डेट आप लोगों को नहीं मिल रही है, आपके को मुतालिबात सुनने को कोई तैयार नहीं है, तो अपनी सियासत को एक्टिव रखने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी तो ज़रूरी है। देखिए, एक जमहूरियत के अंदर आप मुझे कह रही हैं कि आप क्यों खड़े हो रहे हैं महंगाई के खिलाफ, मतलब आप, हमारा काम ही ये है, जो अपोजिशन होती है उसका जमहूरी तौर पे काम होता है कि वो हर गलत चीज के ऊपर अवाम का नुमाइंदा बनकर। कभी भी पाकिस्तान की अवाम इस कदर पिसी नहीं हुई थी। कभी भी आपको पता है जो इस वक्त डिफॉल्ट हो रहा है, और हम चुप करके बैठ जाए और अवाम चुप करके बैठ जाए। आप देखें इस वक्त जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक आप टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हैं, और ये आप सब लोग भी मान चुके हैं। जब हम कहते थे आप नहीं माने, ये मिफ्ता इस्माइल भी कह चुका है, ये इसहाक डार भी कह चुका है, ये सारे के सारे कह चुके हैं। उसके अलावा आप देखें आज जो आटे की कीमत है, वो आटे की कीमत 60 रुपए से लेके 120 रुपए हो गई है। रोटी मिल रही 20 रुपए की, नान मिल रहा है 25 रुपए का, सुबह आपको नाश्ते की चीजें नहीं मिलती, घी आपको जो 300 रुपए का था 500 रुपए का मिल रहा है, पेट्रोल 150 रुपए का था 225 रुपए का मिल रहा है, डीजल 145 का था 250 रुपए का मिल रहा है, डॉलर 178 पे था 230 रुपए पे मिल रहा है। और वो भी नहीं मिल रहा क्योंकि 2 रेट्स हैं, जिसकी वजह से पटाखा बजने वाला है। अल्लाह माफी दे, अगर ये पटाखा बच गया तो ये लोग तो अपना बैग पैक करके चले जाएंगे। बहुत मैं आप और अवाम यहाँ रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ की रानी बाबा साहिबा मेरे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुल्क में आम इंतखाबात और कराची के बल्दियाती इंतखाबात से पहले
MQM के मुख्तलिफ धड़ों जैसे मुस्तफ़ा कमाल की जमात PSP पाक सरजमीन पार्टी, MQM पाकिस्तान और डॉक्टर फारूक सत्तार का धड़ा MQM को इकट्ठा करने की कोशिशों में अब तेज़ी आ गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से अलहदा होने वाले तमाम धड़ों के साथ मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल मिलते ही गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से मुलाकात की और इकट्ठे होने की दावत दी। मुस्तफ़ा कमाल ने भी कराची के मसाइल हल करने और मुत्तहिद होने की तजावीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आपसी इख्तलाफात को बुलाकर आगे बढ़ने का अब वक्त आ गया है। क्या कहा कामरान टिसोरी ने, ज़रा देखिए। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि मैं पूरे शहर में जगह जगह जाऊं, सियासी रहनुमाओं से मिलूं, सिर्फ और सिर्फ एक वजह कि अगर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। हमने आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देना है। जो काम रियासत नहीं कर सकी वो हम करेंगे। नाजरीन, हमें सबको याद है कि 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ़ हुसैन की पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ तकरीर की वजह से पूरी कौम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो MQM कई ग्रुप्स में तकसीम हो गई थी। क्या अब दोबारा मुहाजिर और उर्दू बोलने वाले एक झंडे तले इकट्ठे हो सकेंगे? ज़राए से ये खबर आई है कि मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार दोनों ही खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत पर इत्तफ़ाक़ कर चुके हैं, बस रस्मी कार्रवाई बाकी है। आइंदा हफ्ते हतमी ऐलान होने का भी इम्कान है। यहाँ ये तासुर आम है कि सिंध खुसूसन कराची में इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के ख़िलाफ़ एक मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन सबको इकट्ठा करना ज़रूरी हो गया था, जिस पर चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का मानना है कि हम किसी के ख़िलाफ़ महाज नहीं बनाने जा रहे। दूसरी तरफ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को ये मतवक्के इत्तेहाद एक आंख नहीं भा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सारे गुंडे जमा करके MQM बनाई जा रही है दोबारा से। इस्टेब्लिशमेंट को फिर ख्याल आया कि हमारी पार्टी होनी चाहिए। ये सब तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने ब्लेम किया कि जरदारी, टिसोरी, डॉक्टराइन नए फार्मूले पर काम कर रही है। फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन एक हो रहा है, बल्दियाती इलेक्शंस होने चाहिए। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि MQM इत्तेहाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को परेशान होना चाहिए या पीपल्स पार्टी के हाथ से सियासी रेत से रख रही है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक रहनुमा सीनियर पॉलिटिशियन रज़ा हारून साहब। रिसेंटली इन्होंने PSP को ज्वाइन किया था, फिर उससे भी अलग हुए, मंजर-ए-आम से गायब हुए, एक बार फिर सबको इकट्ठा करने की बातें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा हारून साहब आपका। रज़ा हारून साहब, अब आम इंतखाबात से पहले, कराची में बल्दियाती इंतखाबात से पहले MQM के तमाम धड़ों को इकट्ठा करना क्यों ज़रूरी हो गया है, जबकि सबके नज़रियात भी अलग हो चुके थे, बड़ी बड़ी इल्ज़ाम तराशियाँ भी एक दूसरे पर की गई। ये क्यों हो रहा है, किसके कहने पे हो रहा है? शायद सबसे पहली बात तो ये है कि कराची का एक हल्का, एक आवाम जो MQM के सपोर्टर्स हैं, उसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, उनकी बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी, कोई 2017 से बड़ी ख्वाहिश थी कि ये तमाम लोग जो अलग-अलग हो गए हैं, इसकी वजह से MQM का वोट बैंक जो है वो तकसीम हो गया। इनको सबको मुत्तहिद होकर यकजा होकर एक जगह आना चाहिए। इसी हवाले से आपको याद होगा नवंबर 2017 में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें फारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने साथ बैठकर यही बात की थी कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश किया, लेकिन बदकिस्मती से एक दिन बाद ही ये आगे नहीं बढ़। तो कराची के आवाम की ख्वाहिश तो थी, लेकिन 2018 के इलेक्शन के जो नताइज हमने देखे हैं, मैं खुद उस वक्त PSC में था, सेक्रेटरी जनरल था, हम इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे थे। 2018 के इलेक्शन में हमने बड़ा ये जेन्युइन वोट बैंक देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कराची में उभर कर सामने है, जो 2013 में भी नजर आया था, लेकिन 2018 में बड़े वालियाना तरीके से ये लोग बाहर आए। तो वोट बैंक MQM का जो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ लीडरशिप का, उसकी वजह से वोट बैंक का जो बड़ा चंक है वो शिफ्ट हो चुका है तहरीक इंसाफ में। अब इनको ये जो आज ये कोशिशें हो रही हैं, ये 4 साल देर से कर रहे हैं काम। इसकी जरूरत कराची में है, लेकिन क्या ये कामयाब हो पाएंगे? क्या इनकी नीयतें साफ हैं? क्या कराची का वो तबका जिसमें खास तौर पे कराची का यूथ शामिल है, नौजवान तबका शामिल है, कराची की खवातीन शामिल हैं, ये बहुत बड़ा तबका जो है वो मैसिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो है वो राग़िब हो चुका है। इनको वापस लाने के लिए सिर्फ इनका एक जगह मिल बैठना ही काफी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, हमें भी आवाजें आ रही हैं। जाहिर है कामरान टिसोरी साहब की अचानक आमद है,
1 महीने के अंदर ही वो डिप्टी कन्वीनर तो आप समझते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, किसी के कहने पर ये इस इत्तेहाद को दोबारा से इकट्ठा किया जा रहा है? आपको कहीं से कॉल आई अभी तक? नहीं, मुझे कॉल तो नहीं आई, मुझसे मशवरा जरूर किया गया था। और जो हमारे दोस्त हैं उनसे जब बात हुई थी तो उनका कहना यही था, इशारे कनाइयों में लोग बात करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा उनको यही था कि देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी आपकी सपोर्ट पर हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हो, जब तक आप अवाम को अपनी तरफ राग़िब नहीं कर सकेंगे, जब तक आप एमकेएम की शक्ल चेंज नहीं कर सकेंगे, जब तक कि आप एक कैरिस्मेटिक पोटेंशियली अवामी लीडरशिप नहीं डेवलप कर सकेंगे, जब तक कोई भी कोशिश यही मैं आपसे पूछने वाली हूं कि जाहिर है एमक्यूएम जब धड़ों में तकसीम हुई, हमने 2018 में इसका नतीजा भी देखा, एमक्यूएम जाहिर है उस तरह उभर कर सामने दोबारा से नहीं आई। एमक्यूएम का वोट बैंक बढ़ने की बजाय एमक्यूएम का वोट बैंक जो है वो बड़ा कमज़ोर हुआ। तो क्या ये दोबारा जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, फारूक सत्तार साहब का जो धड़ा है वो मिल जाएगा, एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग मिल जाएंगे, मुस्तफ़ा कमाल के लोग मिल जाएंगे, क्या लोग ट्रस्ट करेंगे दोबारा? कल का माजी उन्हें याद नहीं आएगा कि कैसे एक दूसरे पर ब्लेम गेम थी, कैसे एक दूसरे पर आप लोग इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे और आज फिर वोट करने के, इकट्ठा करने के लिए आप लोग जो है ना वो इकट्ठे हो गए। बड़ा पॉलिटिकली अवेयर सिटी है कराची का शाजिया साहबा, और लोग जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल लोग समझते हैं कि क्या माजी में हुआ और आज ये क्यों हो रहा है और इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। हाँ। कि ये इसीलिए हो रहा है कि 15 जनवरी को शायद बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे। हाँ। तो जी सब हकाओ और एक तरफ कर दो। तो ये कराची के शहरी इस बात से बिल्कुल बेपरवाह या इसको बिल्कुल समझते हैं वो इस बात को कि ये चीज इसके पीछे हो सकती है। इसके पीछे एक और अदराक का होना बाकी है कि अलहदा होकर किसी को कुछ नहीं मिला। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी अपने आप को अलहदा होकर मनवा नहीं पाए, फारूक सत्तार भी नहीं मनवा पाए, और एमक्यूएम के ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग वो भी अपने आप को उस तरीके से मनवा नहीं पाए। तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि इकट्ठा होंगे तो कुछ मिलेगा। ऐसा ही है। और अब अगर सिर्फ 2018 के इलेक्शन ना देखें बल्कि उसके बाद होने वाले तवातुर के साथ अगर आप ज़िमनी इंतखाबात देखें कराची के, चाहे वो बल्दिया टाउन का इंतखाब हो, चाहे वो कुरंगी का हो, चाहे इनके अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां 64 वोट से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जीते हैं। ये सोसाइटी का इंतखाब हो, पीसीएस का इंतखाब हो या मलीर का इलेक्शन हो, एमकेएम और पीएसपी उसमें चौथे 5वें नंबर पर आपको नजर आएगी, ऊपर भी नजर नहीं आती। तो ये भी एक थॉट थी। तो आप आज भी मुस्तफ़ा कमाल के नजरियात के साथ हैं। जब उन्होंने अपनी पीएसपी बनाई थी तो जाहिर आप उनके साथ आकर खड़े हुए थे, तो उस वक्त की जो बातें थी एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों को लेकर के, किस तरह कराची को इन्होंने जो है वो कत्लो गारत का शहर बनाया, किस तरह भत्ते की आग में कराची को जलाया इन्होंने, तो वो सब चीज़ें कैसे आप लोग भुलाएंगे? कैसे आप लोग आवाम के सामने उनके साथ दोबारा मिलकर जाकर खड़े हो जाएंगे? कैसे? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि देखिए माजी जो है ना उसमें किसी भी वाक़े की बात करना या किसी कत्लो गारतगरी के इंसिडेंट का जिक्र करना उसके प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के बगैर बड़ा अधूरी बात हो जाती है। जो भी वाकयात हुए उनके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा है, कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई वाकया रहा है कराची का, किसी वजह से ये कराची के अंदर ये एथनिक टेंशन, एथनिक वायलेंस की फजा को बरकरार, इसकी बहुत सारी तौजीहात है, रीजनिंग है, वो बड़ी एक लंबी डिबेट है, उसमें कभी हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। दहशतगर्दी या वायलेंस वन साइडेड कभी भी नहीं होता। कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि जिस शहर में वो रूल कर रही हो और बिला शरकत गैर रूल कर रही हो वहां पे हालात खराब हो। आप पीएसपी से अलग क्यों हुए थे? आप मंजर आम से क्यों गायब हो गए थे? मैं इसलिए हुआ था कि एक तो क़यादत के लेवल पे सेक्रेटरी जनरल पार्टी का नंबर 3 था, मैं मुशावरत का फुकदान था, पर्सनैलिटी कल्ट का जो है वो वहां बहुत ज्यादा रुझान हो गया था। ऑलमोस्ट एमकेएम लाइक पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी और पे दर पे जो गलतियां हो रही थी अवाम तक रसाई में, मैसेजिंग में, कम्युनिकेशन में, 2018 का इलेक्शन आने के बाद जो हमें वजूहात पर बैठकर कमजोरी उस पर गुफ्तगू करने को तैयार नहीं था, अपनी गलतियां मानने को लोग तैयार नहीं थे। तो फिर हमने यही सोचा कि ये तो जाहिर है कि जिस जगह मुशावरत ना हो, आला सतह पर भी मुशावरत ना हो, तो वहां तो आप अपनी गलतियों से भी सबक हासिल करने का, सबक सीखने का आप हौसला नहीं रखते तो कैसे कामयाबी आगे होगी। तो हमने फिर बड़े इत्मीनान के साथ, दोस्त हैं हमारे, भाई हैं मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी, तो हमने बड़े इत्मीनान से इनसे कहा कि जी आपके साथ चला इसलिए नहीं जा सकता कि आप लोग जो है वो मुशावरत। नाराजगियां आज तक कायम है या खत्म हो चुकी हैं? नहीं, नाराजगियां उनके साथ ऐसी सच कोई नहीं है, बस ये था कि आपके साथ काम नहीं कर सकते हैं और आपकी और हमारी चूंकि अंडरस्टैंडिंग और फ्रीक्वेंसी का लेवल नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया। आज भी मैं समझता हूँ कि इन सब के एक जगह बैठ जाने से भी वो फर्क नहीं पड़ेगा जो इनके ज़हन में होगा, जो ये प्लान कर रहे होंगे। ये फर्क जब ही पड़ेगा जब कोई कैरिज्मेटिक लीडर हो, स्ट्रेटेजी हो,
न्यू मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी हो। ये आपस में दुश्मनियां या आपस के वोट बैंक का इशू नहीं है। अब वो वोट बैंक जो है कराची में पीटीआई को जा चुका है। कराची में क्या पीटीआई को आप लोग अब मिलकर शिकस्त देना ये जरूरी हो गया था, इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं? पीटीआई के खिलाफ इस इत्तेहाद को समझा जा रहा है कि शायद पीटीआई के खिलाफ ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। आज की सिचुएशन में, आज की बात में पीटीआई इज मच स्ट्रॉन्गर देन एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी एंड जमात इस्लामी कंबाइंड। इस वक्त कराची में जो वोट बैंक है या जो मैस सपोर्ट है वो नंबर 1 पे अगर आप लेंगे तो पीटीआई के साथ है। नंबर 2 पे आप पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को नंबर दे सकते हैं। एमक्यूएम तो इस वक्त की जो एमक्यूएम है वो तो नंबर 4 और नंबर 5 की पोजीशन पे आई हुई है। तो फिर आपको नंबर 1 पे नहीं होना चाहिए, फिर आप तो नंबर 1 के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन होना चाहिए तो ख्वाहिश हो गई ना। तो इसका मतलब आपकी पीटीआई में जाने की ख्वाहिश है? नहीं, मैं तो आपको बहैसियत एक सियासतदान या एक कराचीआइट आपको शहर की डायनामिक्स और डेमोग्राफी को लेकर के उसके माजी हाल मुस्तकबिल के हवाले से एक तज्जिया पेश कर रहा हूँ कि आज जो सूरत हाल है वहां से एमक्यूएम का तो किसी भी आप इस दोबारा नई एमक्यूएम में जाना पसंद करेंगे या पीटीआई वालों के साथ भी कुछ राब्ते हैं या उधर भी ज्वाइनिंग हो सकती है? हर तरफ दोस्तियां हैं और हर तरफ हमारे दोस्त हैं। इमरान इस्माइल साहब हो, इमरान खान साहब हो। इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। इस वक्त कराची में उनका बड़ा तूती बोलता है। हमारे जो यूथ है स्पेशली जो कभी एमक्यूएम के साथ होती थी वो सारी की सारी यूथ इस वक्त पीटीआई के साथ है। तो साथ में आप भी मुस्तकबिल में शामिल हो सकते हैं। ना तो कोई अप्रोच ऐसी हुई है, ना मेरी किसी ख्वाहिश है, ना मैंने खुद कभी किसी को कहा है। अगर कोई मुस्तकबिल में ऐसी बात होगी जरूर सोचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सियासतदान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साबिक रहनुमा रजा हारून साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या मुल्क में गाड़ियों को 3 दिन के लिए बंद किया जाना चाहिए और क्या आप ये तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि हाईवे पर गाड़ी स्लो चलाकर पेट्रोल बचाया जाए, या फिर आपको कहा जाए कि छोटे छोटे फासले मोटरसाइकिल या गाड़ी के बजाय साइकिल चलाएं या फिर पैदल ही चलकर अपना काम बनाएं? तो शायद ही कोई पाकिस्तानी इन ऑप्शंस को मानने को तैयार हो, लेकिन जैसे ही आपको मुल्क बचाने का वास्ता दिया जाए तो यकीनन हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नाजरीन, वो वक्त आ गया है कि मुल्क से डॉलर बाहर नहीं जाए, या कम से कम जाए तो उसके लिए हमें बाहर की ख़रीद को कम करना होगा। यानी जो चीज़ें डॉलर्स में ख़रीदी जाती हैं उन्हें कम कर दिया जाए। जैसे हम एक महीने में 1.5 से 2 अरब डॉलर का तेल ख़रीदते हैं, इसे फूंक देते हैं। तो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने डॉलर्स को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए और पेट्रोल को बचाने के लिए आवाम पर कुछ पाबंदियाँ लगाने की तजावीज़ दी हैं। 10 तजावीज़ में पाकिस्तान को फौरी दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। पेट्रोल, डीजल समेत पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल को कम करने की ज़रूरत है। अपनी तजावीज़ में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने यह भी कहा है कि हुकूमत जहां मुमकिन हो वहां हफ्ते में 3 दिन घर से काम करने की पॉलिसी लागू करे। गाड़ियों में पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मुल्क के बड़े शहरों में इतवार को गाड़ियाँ सड़कों पर ना लाई जाएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती की जाए। छोटे फासले पैदल या साइकिल पर तय करें। नंबर प्लेट की तकसीम से गाड़ियों को मुतबादिल दिनों में सड़कों पर लाने की इजाज़त दी जाए। कार शेयरिंग से भी ईंधन का इस्तेमाल कम हो सकता है। रात को जहाज़ की बजाय तेज़ रफ्तार रेल का इस्तेमाल बेहतर होगा। हाईवेज़ पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर फ़ी घंटा कम की जानी चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कारोबार के औकात सुबह 8 से रात 8 बजे तक करने की तजवीज़ भी दी है और दरामदी ईंधन की बचत के लिए प्लानिंग के साथ लोड मैनेजमेंट का मशवरा भी दिया है। बिजनेस काउंसिल इंटरनेशनल एनर्जी ने कहा है कि एजेंसी के 10 नुकात पर OECD जो ममालिक हैं ये अमल कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान को भी इन नुकात पर अमल करना चाहिए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल को हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास के एजेंडे पर भी रखा है, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया। आज कौमी सलामती के इजलास में और हुकूमती मुआशी हिकमत अमली और इक़दामात के बारे में शुरका को ब्रीफिंग दी गई। अब हुकूमत इन तजावीज़ पर कैसे कब अमल करती है, कितना प्रैक्टिकल है, ये तो वक्त बताएगा, मगर ये बात तो तय है कि ज़ाती सवारी के मज़े मुल्क की मईशत को भारी पड़ रहे हैं। तो क्या ये तजावीज़ प्रैक्टिकल है? क्या पाकिस्तान में इमरजेंसी वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि ऐसे गैर मामूली इक़दामात उठाने की ज़रूरत है? इसी पर मैं बात करूँगी। अकील करीम डेडी साहब मारूफ बिजनेसमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब। अकील साहब, ये जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल मशवरे दे रहे हैं
कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, हफ्ते में 3 दिन घरों से काम करें। क्या ये इतना प्रैक्टिकल है जब सबने, अब ज़ाहिर है कॉलेजेस जाना है, स्कूल जाना है, अपने अपने कामों पर जाना है, और कैसे ये सारा इतना पॉसिबल हो सकती है तजावीज़? देखिए, ये जो तजावीज़ जो आपने जो अभी बताई है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हाँ, हमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि हमें ये एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान तकलीफ में है, और पाकिस्तान तकलीफ में होने के एहसास के साथ हम अपनी स्पेंडिंग को कम करें। ये पॉसिबल है कि दुकानों को हम जल्दी बंद कर दें रात 8 बजे वाली, ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात है। अगर ये हम कर लेते तो उससे काफी कामयाब। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इतवार को सड़कों पर ना निकलें आप लोग, बाकी तो अजीब लगता है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल सबसे पहले ये जो सब्सिडी दी जा रही है ना, जो अमीरों को, सबसे पहले उसको खत्म करना चाहिए। ये तजावीज़ इस तरह होनी चाहिए ताकि ये मुल्क सफर क्यों कर रहा है, ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सफर कर रहा है कि ये मुल्क में अमीर आदमियों को आप सब्सिडी दे रहे, उसकी वजह से उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, और उन्हीं के खर्चे की वजह से ये फोन बिल आप पे बढ़ता है, जो उनकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होती है। फिर ये है कि ट्रेवलिंग जो इस वक्त है, जो हमारा बड़ा पैसा जाता है ट्रेवलिंग में जाता है, उसमें हमें कैटेगराइज करना चाहिए कि कोई भी आदमी साल में 2 सफर नहीं कर सकता। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो उसको छोड़ के। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मतलब कि आउट ऑफ कंट्री आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते ज्यादा, एक बार से ज्यादा करें साल में 1 दफा। मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोग हैं जो साल में 10 दफा जाते हैं, तो इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें। ये प्रैक्टिकल चीज है। मैं ये नहीं कहता कि आप साल में 1 दफा आप जा सकते हैं, तो इससे आपको फायदा डेफिनेट होगा। हम ये वो काम करें। हर चीज अवाम ही क्यों भुगते? अवाम अपने टैक्सेस भी दे, अवाम महंगाई भी बर्दाश्त करे, और इन लोगों की पॉलिसीज का नतीजा अवाम ही क्यों भुगते? हर दफा अवाम ही क्यों पिसे? देखिए, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इस वक्त तकलीफ है, उस तकलीफ का इलाज करना पड़ेगा। नहीं करने की सूरत में हम ज्यादा डैमेज होंगे। तो लेकिन इतने बड़े बड़े सियासतदान बैठे हुए जो इस मुल्क को चला रहे हैं, उनमें से किसी को ये तकलीफ नहीं है, किसी को पेट्रोल खरीदने में तकलीफ नहीं है, कोई पैदल नहीं चलता। सियासतदान जब तक MNA MP है, वो पाकिस्तान से बाहर जा ही नहीं सकते। इसके ऊपर तो पहले रिस्ट्रिक्शन लगा देते। हाँ जी, जो भी काम करें पाकिस्तान में बैठ के करें, पाकिस्तान से बाहर नहीं रह सकते। और इनका जो फ्री पेट्रोल है उसको भी खत्म करें ना। इनके जो फैमिलीज को, इनको जो इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, उनको भी तो खत्म करना चाहिए। ये सिर्फ आवाम पर ही लागू क्यों? कहता हूँ कि ये बात आपकी ठीक है, आपने अच्छी बात की है, और इसको हम सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन तजावीज में फिर ऐसी बात आनी चाहिए ना। ऐसी तजावीज दे तो इनकी तजावीज तो सियासतदान पढ़ना भी गवारा नहीं करेंगे, वो रद्दी की टोकरी में जाएंगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है ना, इनकी तजावीज होनी चाहिए कि इनके जितने मेंबर हैं, इनमें से 80% लोग तो बाहर ही रहते हैं, पाकिस्तान में होते ही नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो इनको ये रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। हाँ, और पेट्रोल भी इनको अपनी जेब से खर्च करना चाहिए। हाँ, और इनको भी चाहिए कि ये इस वक्त अगले 2 साल के लिए बड़ी गाड़ी आप ना खरीदे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।